तो रिएक्ट पर मैं प्रोजेक्ट किसने क्रिएट नहीं किया अभी तक? जी सर, नहीं किया अभी तक? खैरियत है? और आप लोगों का यही पेपर है? अब पेपर कब ख़त्म हो रहे हैं आपके? 15 जून को। 15 जून मीन्स कि अगला बुध। उसके बाद आपकी क्या मसरूफियत? कोई मसरूफियत नहीं। लैपटॉप है ना आपके पास भी? ठीक हो क्या? अच्छा, तला भाई के साथ अगला सेशन आपने भी पढ़ाना है फिर? ठीक है। नहीं, रिजवान भाई तो कह रहा हूँ। रिजवान भाई किधर है? वो नहीं है अभी तक? चलें जी। ओके जी, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं हम? npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, आगे ऐप का नेम। क्या रखें ऐप का नेम? सेकंड लेक्चर। कोई भी नेम रख दें। चलें, ठीक हो गया जी। सर ये दोबारा चेंज कर सकते हैं? नहीं, इस कर सकते हैं बाद में। इसी नाम की मेरी फाइल बनेगी ना जी, ये जो हमने नेम रखा है इसी नेम की फाइल बनेगी। प्रोजेक्ट फोल्डर बनेगा आपका। प्रोजेक्ट फोल्डर में भी ये आएगा और पैकेज और जेसन में भी आपकी ऐप का नेम यही आएगा। तो उसको चेंज किया जा सकता है बाद में, पर बेहतर यही है कि जो प्रोजेक्ट का नेम हो आपका। फॉर एग्जांपल जो भी वेबसाइट है, लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं स्टडी इन पाकिस्तान, ठीक हो गया? तो प्रोजेक्ट का नेम रखें स्टडी इन पाकिस्तान। तो इस तरह के मीन्स के .com वगैरह तो एक अलग चीज़ है ना, डोमेन वगैरह। प्रोजेक्ट का नेम या वेबसाइट की डोमेन जो है उसको रखें उसके बगैर, .com या .net .pk के बगैर। ओके जी, लास्ट लेक्चर में से जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसने आज क्रिएट हो जाना है। तो हमने पढ़ लिया था गेट स्टार्टेड तक। आज रिएक्ट ES6 ECMAScript 6 उस पे हमने क्लासेस नहीं पढ़नी। एरो फंक्शंस, एरो फंक्शंस याद है ना? किसी को एरो फंक्शन का ना बताओ? जी रिजवान भाई याद है? जी तला भाई, सिंपल फंक्शन अगर बनाना हो, लेट या फिर कॉन्स्ट हेलो इक्वल टू फंक्शन कीवर्ड पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लोगों ने इस तरह लिखना होता है विद एरो फंक्शन। सिंपल वही सारी चीज़ें, हेलो इक्वल टू। अब आपने फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना, फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना, और पैरेंथेसिस के बाद आप लोगों ने इक्वल और ग्रेटर देन साइन लगाना है बस। तो ये आप लोगों का एरो फंक्शन बन जाता है और कोई चीज़ डिफरेंस नहीं है। फंक्शन का नेम जी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो वैसे भी क्लास बेस्ड वो चीज़ है ना। अब जो है वो फंक्शन बेस्ड आ जाएगी ये चीज़ें। तो फंक्शन का नेम इक्वल साइन, उसके बाद पैरेंथेसिस और इक्वल ग्रेटर देन साइन, ये एरो फंक्शन बनाने का तरीका। और उससे पहले जो था फंक्शन कीवर्ड लाजमी होता था। तो आप लोग इसमें दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एरो फंक्शन ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि आपका कोड जो है बहुत शॉर्ट हो जाता है। जिस तरह यही लिखा हुआ है, इट गेट्स शॉर्टर इफ़ द फंक्शन हैज़ ओनली वन स्टेटमेंट। एक तो सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड ही ख़त्म हो गया है, ठीक हो गया? फंक्शन कीवर्ड ख़त्म हो गया मीन्स के 2, 4, 6 और 8 लफ्ज़ कम हो गए आपके। इसमें आपके पास रिटर्न कीवर्ड ये लाजमी आपने देना होता है। सिंपल अगर फंक्शन, अगर लेट्स सपोज आपको ये हेलो में, जब भी आप हेलो को कॉल करेंगे तो रिटर्न क्या होगा? हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया जी। अब अगर आप इसको सिंगल लाइन में ही लिखते हैं, जिस तरह ये देखें, एरो फंक्शन हमने एक इस तरह लिखा था मल्टीपल लाइंस में, उसके लिए फिर आप रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं। अगर आप उसको सिंगल लाइन में ही लिखते हैं तो फिर आप कर्ली ब्रेसेस भी ख़त्म कर सकते हैं और रिटर्न कीवर्ड भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपका कोड जो और शॉर्ट हो गया। तो कोड को ये शॉर्ट किया जाता है।
आपको बार बार फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता। तो ये एरो फंक्शन है। दिस वर्क्स ओनली इफ द फंक्शन हैज़ ओनली वन स्टेटमेंट। अगर तो सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो तब ये काम करेगा। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो फिर आप लोग उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेकर आएंगे और रिटर्न भी लिखेंगे, फिर आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी। अब पैरामीटर्स, पैरामीटर्स हम पैरेंथेसिस के अंदर ही लेते हैं, जी सही है। अब अगर सिंपल इस फंक्शन में होता, इस फंक्शन में होता तो पैरामीटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं और इसमें एरो फंक्शन में पैरामीटर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब अगर एक ही पैरामीटर है आपके फंक्शन में, एक पैरामीटर है लेट्स सपोज सिंपल फंक्शन में, तो आपने ये सारा ही लिखना है, फंक्शन पैरेंथेसिस और उसके अंदर आप लोग पैरामीटर लेंगे। अगर एरो फंक्शन में है और सिंपल आपके पास एक पैरामीटर आ रहा है तो आप लोग इस पैरेंथेसिस को भी स्किप कर सकते हैं। तो फिर आप लोग सिंपल जिस तरह ये देखें, हेलो इक्वल टू वैल्यू, हेलो जब भी कॉल करेंगे उसमें कोई ना कोई डाटा हम भेज रहे होंगे, वैल्यू आएगी इसमें और रिटर्न होके ये उसमें ही स्टोर हो जाएगा। अब अगर एक है तो आप लोग इसको पैरेंथेसिस को भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें पैरेंथेसिस है और यहाँ पर पैरेंथेसिस भी नहीं है। अगर एक पैरामीटर है, वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए, हम इसको फिर करके देखते हैं। ये हो गया, ओके जी। अब ये देखें क्या आपको ये कह रहा है, वी सजेस्ट डैट यू बिगिन बाई टाइपिंग CD। CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। हमने प्रोजेक्ट जो क्रिएट किया वो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। जी अब अगर हमने CMD यहाँ पे रन किया था, जी लेकिन NPM स्टार्ट जो हमने करना है इसके अंदर करना है, तो आप लोग यहाँ पर ही CMD की मदद से ही CD कोई भी नेम, हमने उस प्रोजेक्ट नेम फोल्डर के अंदर एंटर होना है। तो अभी देखें यहाँ पर ये आपके पास ग्रेटर देन साइन प्रैक्टिस तक है। अब जैसे हम ये एंटर करेंगे तो ग्रेटर देन साइन कोई भी नेम मीन्स कि अब ये कोई भी नेम प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है। तो अब हम यहाँ पर NPM स्टार्ट करेंगे, तो अब इसने काम करना है। ओके जी, वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली। तो ये आपकी रिएक्ट ऐप चलने लगेगी। ओके जी, इस प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर कोई भी नेम, इसको ओपन विद कोड करते हैं। ओके जी, लास्ट टाइम हमने कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल की थी, कौन कौन सी? बूटस्ट्रैप और सैस की थी। तो अब इसको फ़िलहाल टर्मिनेट करते हैं और npm से इंस्टॉल करो। क्या करो? सैस को करो और साथ ही बूटस्ट्रैप को करो। अब हम एक कमांड के ज़रिए ही दोनों लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर रहे हैं, सैस भी और बूटस्ट्रैप भी। एंटर किया तो यहाँ पर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो देखिएगा सैस का वर्जन भी आपको बताएगा और बूटस्ट्रैप का भी बताएगा कि कौन सा इंस्टॉल हुआ है। जितनी मर्जी, बस ये देखिएगा नाम हमेशा आपने सही देना है लाइब्रेरी का। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं उसने npm से वही डाउनलोड कर देना है, लेकिन वो आपका काम नहीं करेगा फिर। तो ये देखें सैस का ये वाला इंस्टॉल हुआ वर्जन और बूटस्ट्रैप का 5.1.3। अब इसको दोबारा से npm स्टार्ट करेंगे ताकि अब हमारा सैस वर्क करे। ओके जी, सोर्स फोल्डर में, सोर्स फोल्डर के अंदर लोगो डिलीट कर दें, index.css भी डिलीट कर दें और app.css को आप लोग बना दें app.scss। यहाँ से इसको लोगो कोड सारा ख़त्म कर दें। app.js में जाके div यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ आपकी आ गई और क्लास नेम ऐप भी ख़त्म कर दें। app.scss करेंगे हम और लोगो हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे क्योंकि लोगो जो हमने इंपोर्ट किया था स्टॉल फॉर्मेट, इसका अपना किधर किया,
इनिशियलाइजिंग हो रहा है। सेव ऐप डॉट एस सी एस एस हो गया। इंडेक्स डॉट जे एस में जाके हमने यहाँ पर एक इंडेक्स डॉट सी एस एस की फ़ाइल थी, हमने उसको भी डिलीट कर दिया, वो यहाँ पर इंपोर्ट हो रही है। तो अब आप इसको भी ख़त्म कर दें। सर वेब आइटम फाइल के काम करती है। रिपोर्ट वेब वाइटल, ये बेसिकली जब टेस्ट वगैरह के काम हो ना, ये उस टाइम ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर आप इसको डिलीट भी कर दें तो फिर भी ये काम करेगा। पहले तो करता था, लेकिन उसके लाइब्रेरी उसमें आ जाती है डिपेंड। वो रिपोर्ट वेब वाइटल्स में यूज़ हो रही है ना वो लाइब्रेरी। यहाँ पर ये देखें, इंपोर्ट करो वेब वाइटल्स डॉट देन, तो उसमें जो जो चीज़ें मिलेंगी उसको ऑन जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं। ओके जी, ये चीज़ें होगी हमारी और प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है जी, रन हो रहा है। उसके बाद ऐप डॉट एस सी एस एस, यहाँ पर हम सोर्स में हमने कुछ फोल्डर बनाए थे। कौन कौन से? कंपोनेंट्स, और एक फोर पेजेस, पेजेस, एस सी एस एस। ठीक हो गया जी। एस सी एस एस में हम सबसे पहले एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप डॉट एस सी एस एस। अंडरस्कोर क्यों शुरू लगाते हैं? अब हमारी मेन फाइल जो होगी एस सी एस एस की, वो एक ही रहेगी, वो हमेशा एक रहेगी। ठीक हो गया। अब अगर आप इसको अंडरस्कोर नहीं लगाते हैं तो ये पार्शियल फाइल नहीं बनेगी, ये भी एक मेन फाइल बन जाएगी, ये भी एक मेन फाइल बन जाएगी। तो फिर हम इसको जिस तरह इंपोर्ट करके इसमें यूज़ करते हैं उस तरह करना हमारे लिए कुछ मुश्किल हो जाएगा। ये मेन फाइल जब हम सिंपल सी एस एस में करते हैं तो वो वाच सैस जब करते हैं तो वो एक फ़ाइल क्रिएट करता है, हालांकि हम मल्टीपल फाइल्स बना लेते हैं। लेकिन अगर आप अंडरस्कोर के बगैर फ़ाइल बनाते हैं तो वो सी एस एस की एक और मज़ीद फ़ाइल बना देता है जी, वो ट्राई कर लीजिएगा। एट इम्पोर्ट नोड मॉड्यूल्स में बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप डॉट एस सी एस एस। ऐप डॉट जे एस में जाके यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं। सबसे पहले हेडर के अंदर आपके पास मेन फाइल जो होगी इंडेक्स डॉट जे एस, और हेडर के अंदर ही मज़ीद फ़ाइल एक नेमबार डॉट जे एस। एक्सटेंशन याद है जो हमने की थी यहाँ पर ES7। तो यहाँ पर आपके पास ये वाली ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स और रिएक्ट नेटिव सारी चीज़ें, और इसके डाउनलोड जो हैं इतने 53 इस तरह 53 के शायद इस तरह कुछ होंगे जी। ये मेरे ख्याल इंस्टॉल काउंट है, हमेशा लाइफ टाइम है ये आई थिंक। ओके जी। RFC नैव बार हमारा इंडेक्स डॉट जे एस में जाके हम RFC को इंपोर्ट कर लेंगे। जी, फाइल वहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया और यहाँ पर अगर हमने इसको यूज़ करना है तो आप उसको इंपोर्ट करेंगे। अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे देखें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, दो तरह से हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी आगे टॉपिक आएगा। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इस तरह आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप यहाँ पर उसको इस तरह इंपोर्ट कर सकते होंगे। तो एक चीज़ है इंडेक्स का वो शो होता है, इंडेक्स में बाकी में वो कैप्टन शो होता है, नेबार में कैप्टन वर्सन है, इंडेक्स में वो शुमार बदलते हैं। इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि अब हमने ये देखें कंपोनेंट का जो नेम है वो हमने कैपिटल रखा है। नहीं, जब मैंने क्या मतलब कि उसमें मैंने नेम बार था बनाई, इंडिया दो फाइल बनाई है, नेम बार में इंडेक्स आईली है। अगर आप देखें उसमें नेम बार जीएस में फंक्शन एन बर है जी, क्योंकि हमने फाइल जो है ये फाइल नेम को उठाता है। हमने यहाँ पर फाइल नेम का ही एन कैपिटल रखा है। अच्छा। अगर आप स्मॉल रखते तो यहाँ पर भी स्मॉल आ जाता। हाँ जी, ये चीज़ बननी थी। वालेकुम अस्सलाम। नीचे नहीं आएगा, अपनी मर्ज़ी है, तुमने इंडेक्स का आइकन बड़ा रखा क्योंकि उसका स्मॉल ही रखते हैं। जिस तरह इंडेक्स डॉट HTML हम आई स्मॉल रखते हैं, उसी तरह इंडेक्स डॉट JS का भी। ये नहीं समझ लगती कि एक्सपोर्ट कहाँ पे करनी है।
हालांकि मेन फाइल अच्छी इंडेक्स ही है वो, फिर इसमें फर्क नहीं पड़ेगा कि बना ले लें वो इशू आएगा, मे बी आपका काम ही ना करें। हालांकि इसे मेन पे आगे लग रहा है जी मेन रोड पे लगा, रोड पे तो आ जाएगी इंडेक्स से है। नहीं, वो अब ये हमने अगर फोल्डर को करना है, अगर तब उसके अंदर जाके index.js को इंपोर्ट करते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर वो काम करेगा। अच्छा। अगर आप सिंपल इस फोल्डर को इंपोर्ट करते हैं तो ये फोल्डर डायरेक्ट index.js को करेगा। अच्छा ठीक है। ये चीज़ होगी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नैव बार, आप इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखें यहाँ पे भी वही चीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही डायरेक्ट एक्सपोर्ट, सर हमारी मेन फाइल app.js है ना, हमारी मेन फाइल app.js है। आपने फिर एक और भी बनाई फाइल index.js। किधर? ये उसके अंदर ये इसके साथ ही आती है ना, ये app.js जो है यही इंपोर्ट हो रही है यहाँ पर। हमारी मेन फाइल जो है वो index.js है। सर आपने कहा था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जो फाइल हम बनाते हैं एक्स्ट्रा फाइल, जैसे आपने SCSS में बनाई थी एक्स्ट्रा फाइल बूटस्ट्रैप की, आगे हम अंडरस्कोर से बनाते हैं जी, पार्शियल जी, फाइल, जी, ताकि जी। हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आसानी होगी। जी जी, तो यहाँ पर आपने अंडरस्कोर लगाई तो एक्स्ट्रा फाइल है ना JS की, ये ऐसे नैव बार हो गई, वो JS की है ना, JS में जरूरी ये SCSS के लिए बस हमने किया है, ये सिर्फ SCSS के लिए है। .s में इंपोर्ट SCSS में आपको बूटस्ट्रैप। अब देखें पार्शियल फाइल थी, इस वजह से ना तो हमने अंडरस्कोर लगाया और ना ही उसकी एक्सटेंशन बताई, क्योंकि ये SCSS की ही फाइल है। सेव किया app.js और app.js में ही आप इंपोर्ट कर लें बूटस्ट्रैप लिस्ट JS बूटस्ट्रैप बंडल। ओके जी, हमारा हेडर। अब यहाँ पे देखें, जब हमने app.js में जाके उसको इंपोर्ट करना है, हेडर, तो इंपोर्ट करें हेडर फ्रॉम कंपोनेंट्स में हेडर। तो यहाँ पे देखें, हम अब कोई फाइल का नेम, फाइल नहीं उसको बता रहे हैं। हेडर तो एक फ़ोल्डर हमने बनाया है, ऐसे ही है, हेडर हमने एक फ़ोल्डर बनाया है और हम यहाँ पर अब फ़ोल्डर को ही गेट कर रहे हैं डायरेक्ट। तो जब हम इस तरह इंपोर्ट करेंगे, इसका मतलब होगा कि इस फोल्डर ने उसके अंदर index.js की फ़ाइल देखनी है। अगर आप डायरेक्ट नैव बार को करना चाहते हैं तो फिर आप नैव बार को इस तरह करेंगे, लेकिन नैव बार को हमने इंपोर्ट किस में करवाया, index.js में। और यहाँ पर ही आप टॉप बार भी ले सकते हैं, मज़ीद कोई और एलिमेंट भी ले सकते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स बना सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे फिर आप इसमें ही इंपोर्ट कर रहे होंगे। सर वो कौन सी कमांड है का नीचे हेडर लिख के तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है, बोलना लिखी जाती है। क्या चीज़? नहीं कि हम यहाँ पे हेडर लिखने के लायक में 10 में तो ऑटोमेटिकली मुझे इंटर कर तो इंपोर्ट हेडर फ्रॉम आ जाता वो VS कोड का खुद ही है, VS कोड का खुद ही है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरह लिखना होता है, लेस देन साइन, आगे कंपोनेंट का नेम, वो आपको यहाँ पर ही बता देता है कि ये वाली फ़ाइल, तो आप फिर एंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। सर ये नहीं समझ लगती कि कौन सी फाइल किसके अंदर इंपोर्ट करें। मीन्स अब जैसे आप ये देखिए इंपोर्ट आपने की बूटस्ट्रैप डिस्क ये वाली की है, इसकी नहीं समझ लगती कि ये इसके अंदर ही करनी है या किसके अंदर करनी है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह ही करें। यही तो आपको बताया जा रहा है। कंपोनेंट जो है वो आगे पेजेस में कॉल होता है ना, जी ये पूछता है मेरा। नहीं, वो कह रहे हैं कि फ़ाइल कहाँ पे इंपोर्ट करनी है। अभी तो हम पेजेस में आई नहीं है। ओके जी, उसके बाद कंपोनेंट्स में फुटर, और फुटर के अंदर आप index.js और फुटर फाइल RFC और फुटर में ही आप एक और फाइल बना लें, फुटर ही कह दें, फुटर मेन कह दें, फुटर मेन्यू कह दें, या आपकी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि एक से ज़्यादा फुटर होते हैं। फुटर समटाइम कॉपीराइट जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है
आप उसको अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं कोई भी, फुटर कॉपीराइट दे दिया, इस तरह की चीज़ें। ओके जी, फुटर, और इसमें आपके पास RFC लिखेंगे तो आपका ये फुटर आ जाएगा। सेव किया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं लेस देन साइन फुटर लिखता हूँ, क्योंकि फुटर जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ से, तो इस वजह से यहाँ पे देखा मैंने एंटर ही करना है तो वो साथ में इंपोर्ट हो जाएगा। सेव किया। app.js में हेडर आ गया हमारे पास, और आपके पास फुटर। तो अब देखें ये फुटर में क्या कर रहा है, फुटर में से जाके, बल्कि हमें तो ये तो नहीं चीज़ चाहिए, फुटर के अंदर जाके वो फुटर को ही इंपोर्ट कर रहा है। तो हमें फुटर फाइल नहीं चाहिए, हमें फुटर फोल्डर चाहिए। तो फोल्डर में से क्या करेगा वो, index.js की फ़ाइल को गेट करेगा। सेव करें तो यहाँ पर आपके पास नैवबार और फुटर आ गए। गेट bootstrap.com docs नैवबार, यहाँ से कोड कॉपी करें और हेडर में जाके नैवबार, अलग क्लास ये बंद करना है, ऊपर भी करना। ओके जी, तो यहाँ पर आपके पास नैवबार आ गया। हाँ जी, क्लास नेम की कंटेनर इसको कर दें, और आपको BG डार्क चाहिए तो डार्क, नैवबार जो है वो डार्क, तो आपके पास ये इस तरह का कुछ नज़र आएगा। अब फुटर में हम आ जाते हैं। फुटर यहाँ पर, फुटर के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो के अंदर कॉलम p.mb0 एंड कॉपी 2022 ऑल राइट्स रिजर्व्ड, टेक्स्ट वाइड टेक्स्ट सेंटर, फुटर क्लास PG डार्क py-1 करते हैं। सेव किया तो ये देखें आपके पास ये इस तरह का नज़र आ गया। और अब यहाँ पे जाके आप सोर्स पेजेस, अब हम आ जाते हैं पेजेस में। पेजेस में जो मेन जो पेज होता है वो क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। तो यहाँ पर आप फोल्डर बनाएंगे होम, होम के अंदर मेन फाइल जो होगी कौन सी, index.js। अच्छा जी, अब होम के अलावा हमारे पास मज़ीद कुछ फाइल्स होंगी या पेजेस होंगे, अबाउट और कॉन्टैक्ट। तो उसी तरह कॉन्टैक्ट के अंदर भी मेन फाइल index.js और अबाउट के अंदर मेन फाइल index.js। हम होम पे आ जाते हैं। अब होम पे डिफरेंट सेक्शंस हैं। हमारा मेन जो होता है किसी भी वेबसाइट में जहाँ पे स्लाइडर वगैरह लगा होता है, या मेन सेक्शन जो होता है उसे कहा जाता है हीरो सेक्शन। ठीक हो गया, उसे हीरो सेक्शन। इस तरह हमने बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट बनाई थी या लेआउट जो डिज़ाइन किया था उसमें भी हमने हीरो सेक्शन ही रखा था। तो अब index.js के साथ एक तो सबसे पहले आप RFC कर दें और इसे भी ख़त्म करते हैं और इसे भी ख़त्म करते हैं। एक और फाइल बनाएंगे, उसका नाम रख दें hero.js। ठीक हो गया। अब ये होम के सेक्शंस बन रहे हैं। आपका पेज जो होगा मेन वो index.js में ही आएगा सारा, लेकिन उसका एक सेक्शन जो है वो कौन सा है, हीरो। तो यहाँ पर आप लोग इसको कहते हैं लेट्स सपोज div क्लास नेम py5bg लाइट, और कंटेनर के अंदर रो के अंदर कॉलम h1 क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर और
इसको आप दिस इज़ आवर हीरो सेक्शन। सोर्स में पेजेस में होम, और अब इंडेक्स में आके सबसे पहले आपका हीरो सेक्शन आता है, तो आप सबसे पहले हीरो सेक्शन को इंपोर्ट करेंगे। hero.js हीरो हो रहा है क्या हीरो, सेव करें। अच्छा जी, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही है, क्यों नहीं आएगा? हमने यहाँ पर अभी तक उसको इंपोर्ट नहीं करवाया। तो अब यहाँ पर आपने होम को करवाना है। अब होम जो ये कंपोनेंट्स ने हमारे, अब ये हमारे पास क्या चीज़ है? पेजेस। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको इंपोर्ट करो होम फ्रॉम पेजेस में जाके होम, तो ये index.js की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेगा। सेव करें तो यहाँ पर देखें दिस इज़ आवर हीरो सेक्शन। अच्छा, अब इसकी स्पेलिंग की बात कर रहे थे, इसका नहीं इशू, ये तो सिंपल टेक्स्ट है, फंक्शन ये हीरो। अच्छा जी, अब जिस तरह हम सिंपल HTML में करते थे कि फुटर हमेशा लास्ट पे ही आए, ठीक हो गया, हेडर हमेशा टॉप पर रहे, तो के लिए लगा जाने नहीं जाने बंद भी नहीं हो रहा अच्छा जी, हम सबसे पहले क्या करते थे? हेडर हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट्स हेडर नैव बार में डायरेक्ट नैव लिया हुआ है, तो इसको आप हेडर के अंदर ले आएं। और फुटर को हमने फुटर के अंदर ही रखा हुआ है जी। और app.js में जाके हेडर हो गया, फुटर हो गया, तो उसके बाद हमारा कौन सा एलिमेंट रह गया? मेन रह गया। तो आप इसको अब मेन एलिमेंट के अंदर ले, ठीक हो गया जी। तो हमारा हेडर, मेन और फुटर कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं app.scss में। अच्छा, सिंपल जब HTML CSS थी तो हम क्या करते थे? हम बॉडी को टारगेट करते थे, ऐसे ही है, बॉडी को टारगेट करके फिर मेन एलिमेंट को टारगेट करते थे। लेकिन यहाँ पर बॉडी के बाद जब हम index.html में देखें, index.html में हम बॉडी के फ़ौरन बाद हेडर, मेन और फुटर लेते थे, ठीक हो गया जी। तो वो हम बॉडी के फ़ौरन बाद लेते थे। तो अब हमारा हेडर है, मेन है या फुटर है, वो सारा का सारा किस एलिमेंट के अंदर आ रहा है? इस डिव के अंदर आ रहा है, जिसकी आईडी हमने रूट दी हुई है। तो अब हम जो बॉडी को स्टाइल करते थे वो अब हमने रूट एलिमेंट को देना है। तो app.scss में हैशटैग रूट डिस्प्ले फ्लेक्स मिनिमम हाइट 100 BH और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अगर ये नहीं रखते हैं तो आप देखें यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो है, डिस्प्ले फ्लेक्स मिनिमम हाइट 100 BH जी। नहीं चल रहा, चलना तो चाहिए वैसे। चलें इसको देखते हैं एक मिनट। कॉलम सर वहाँ पे आप लोग ना तो उसकी सेक्शन कारण तो
आ गया था। अब उसको ठीक है उसको मैं वही दिखा रहा था कि फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम ना करें तो क्या होता है। ओके जी, रूट उसके बाद मेन एलिमेंट को फ्लैक्स 10 ऑटो वो 0 ठीक है 10 ऑटो सेव करें। नीचे आ गया पर ये अंतिम नेचर स्टार्ट हुआ जी हाइट दी है हमने, मिनिमम हाइट 100 दी है। तो ये आपका आ गया। इसमें हमारा हीरो सेक्शन जो है वो यहाँ तक है। कलर डिफरेंस नजर आ रहे हैं जी। 10 ऑटो ये SCSS के लेक्चर में देखिएगा, पुरानी चीज़ें ही करते रहे तो हमारा 4 महीने और लग जाने। पहले हम क्या करते थे, बॉडी को करते थे, ऐसे ही है। तो अब हम डायरेक्ट index.html में अगर जाएं तो बॉडी के फ़ौरन बाद div id रूट है। तो हम पहले बॉडी को जो स्टाइल देते थे, अब हमने वही स्टाइलिंग रूट को, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी यही है। अगर आप यहाँ से चेंज करेंगे तो फिर आप index.js में जाके भी चेंज करेंगे यहाँ पर, ठीक हो गया। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने क्या लेना देना उससे। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब वही लेट्स सपोज हमने कोई मज़ीद सेक्शंस बनाने हैं, हीरो हो गया और पेजेस में होम, उसके बाद हीरो के अलावा सर्विसेज, तो आप services.js का सेक्शन बनाएंगे, RFC और हीरो का कोड उठाएं, दिस इज़ आवर सर्विसेज सेक्शन। और अब इसको BG लाइट की जगह आप इसको BD डार्क करें और टेक्स्ट वाइट करें, सेव करें। तो यहाँ पर नहीं आया, क्यों नहीं आया? हमने सर्विसेज को अभी तक इंपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पर हीरो के बाद अब आप लोग सर्विसेज सेव करें, तो यहाँ पर आपके पास सर्विसेज सेक्शन। तो इस तरह ये 1 बाय 1 करके आपने जोन सा सेक्शन आपको चाहिए, अब वो सेक्शन इस तरह बनाएंगे और उसको इस तरह इंपोर्ट करते रहेंगे। तो ये आप लोगों का एक होम पेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया जी। वो तो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट का लेआउट क्या है। ये तो सेक्शन बन रहे हैं ना जो यूज़र को नज़र आना है। ये कौन सा लिंक से हम बना रहे हैं? यहाँ पर होम पेज पे आपका ये होम पेज पर आएगा, उसके बाद नैव बार में आती हैं, नैव बार में ओके जी। अच्छा जी, एक चीज़, अब अगर आपने अपनी रिएक्ट की ऐप में एंकर टैग को यूज़ करना है तो आप लोग href हैशटैग नहीं दे सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो इसके लिए अब आपने अगर सिंपल रखना है तो एंकर टैग तो देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप फिर इसको बटन बना सकते हैं। फिर आप लोग इसको बटन बनाएंगे और बटन में href नहीं होता है, ठीक हो गया जी। ये चीज़ कर देंगे, लेकिन अब बटन की स्टाइलिंग आ जाएगी। अब आपने नैव बार में देखेगा ये आपका बटन बन जाएगा, ठीक होगा। तो आप इसकी स्टाइलिंग अब कर सकते हैं कि उसके अंदर नैव बार ब्रांड और नैव लिंक, आप इसको भी बटन करें और href को ख़त्म कर दें, सेव करें। तो ये देखें, तो यहाँ पर जाके अब आप इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, app.scss। अब scss में ही आप एक और फाइल बनाएंगे header.scss। अब हेडर की जितनी भी स्टाइलिंग होगी वो आप लोगों ने इसमें करनी है, तो इससे आप लोगों का सोर्स कोड जो है वो बिल्कुल सेपरेट रहेगा हर एक फाइल का। सबके लिए अलग अलग फाइल बनेगी जी। होम पेज की आपने जितनी स्टाइलिंग करनी है उसके लिए आपने एक home.scss बनाना है, अबाउट के लिए about.scss, कॉन्टैक्ट के लिए contact.scss। ओके जी, हेडर में आपके पास यहाँ पर नैव बार
हेडर के अंदर जो नैब है, हेडर के अंदर नैब के अंदर बटन तो नहीं, क्योंकि बटन इसको पहले से भी मिला हुआ है तो ये इसकी स्टाइलिंग को भी ख़राब करेगा। बटन जिसकी क्लास है नैब बार ब्रांड और नैब लिंक, ठीक हो गया, नैब बार ब्रांड और नैब लिंक। ऐसे एलिमेंट्स को टारगेट करो जो हेडर के अंदर नैब एलिमेंट में है और नैब एलिमेंट के अंदर बटन एलिमेंट है, लेकिन वो वाले बटन एलिमेंट जिसको क्लास मिली हुई है नैब बार ब्रांड। और साथ ही बटन जिसको क्लास मिली हुई है नैब लिंक, ठीक हो गया जी। अब इसकी स्टाइलिंग में बटन की डिफ़ॉल्ट जो स्टाइलिंग होती है, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर दो, बॉर्डर 0 कर दो, आउटलाइन 0 कर दो। सेव करें, नैब बार को भी सेव करें, app.scss में आके ऐड इंपोर्ट करें SCSS में header.scss। तो यहाँ पे देखेंगे हम ये हो गया नैब बार और होम। बेसिकली ना ये हम यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, क्या कहते हैं, SCSS की मदद से, और उसको हमने सारों को लिंक किया हुआ है। मेरे अपने सिस्टम में भी इतनी स्पेस नहीं है कि ये प्रोसेसिंग को फास्ट कर सके इस टाइम, तो इस वजह से इसकी प्रोसेसिंग जो है वो स्लो हो रही है। तो ये देखें नैब बार और होम आपका लिंक ड्रॉप डाउन सेम उस तरह ही। अब हम नैब बार में, अच्छा एरिया करंट डैश पेज, आप लोग इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जाके अब आप लोग होम अबाउट कॉन्टैक्ट, फिर क्या का होम अबाउट और कॉन्टैक्ट आ गया। ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा। उसी तरह अब हम यहाँ पर मज़ीद कह देते हैं इसको ड्रॉप डाउन में एंकर टैग ही है, इसको सबसे पहले बटन में कन्वर्ट करें और href जो है इसको ख़त्म कर दें। ID नैब बार ड्रॉप डाउन रोल बटन ही है। अच्छा बटन को आप रोल बटन नहीं दे सकते हैं, ठीक हो गया जी, बटन को आप लोग रोल बटन ही दे सकते हैं, ये इसको भी वार्निंग में ले आएगा। और बाकी रहने दे बेशक, बटन ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन की जगह यहाँ पर लिख देते हैं हम, नहीं कॉन्टैक्ट तो हो गया हमारा, यहाँ पर लिखते हैं ऑथेंटिकेशन कि हमारा साइन अप और LI के अंदर बटन href नहीं आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन आइटम भी है, बटन जिसकी क्लास हमने ड्रॉप डाउन आइटम रखी है। तो सबसे पहले साइन अप, लॉगिन और फॉरगॉट पासवर्ड। तो बाकी सबको आप लोग डिवाइडर अगर लगाते हैं तो ये उसका डिवाइडर ही लग जाता है। तो फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर इसको आप लोग इस तरह लेकर आ सकते हैं डिवाइडर को। ऑथेंटिकेशन, साइन अप, लॉगिन और फॉरगॉट पासवर्ड डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड हमें चाहिए नहीं,
आप लोग इसको ख़त्म करते हैं फिलहाल। तो ये हमारा नैव बार बन गया, ठीक हो गया जी। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और ऑथेंटिकेशन में साइन अप, लॉगिन और फॉरगॉट पासवर्ड। हमने जब भी साइन अप पे क्लिक करना है तो हम साइन अप के पेज पे जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन के पेज पर, फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे तो फॉरगॉट पासवर्ड पे। जी इतना क्लियर है? यस सर। कोई सवाल हो किसी का? एनीवन? अच्छा जी, अब आ जाते हैं एरो फंक्शन में। अभी तक तो हम स्टाइलिंग ही बस कर रहे थे। लेट सपोज हम आ जाते हैं उसको क्लास नेम चेंज कर दें, जी। क्लास नेम चेंज कर दें, क्लास का क्लास नेम कर दें। अच्छा जी, सोर्स कंपोनेंट्स में नैव बार में क्लास मिली हुई है, तो यहाँ पर क्लास की जगह हम क्या करते हैं, क्लास नेम इक्वल, ये आप लोगों का क्लास नेम बनेगा, ठीक हो गया जी। वर्किंग करता है, वर्किंग करता है। यहाँ पर देखें रिएक्ट ऐप, इसको कंसोल में आए तो ये आपको बताता है इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम, तो फिर हमें क्लास नेम करना पड़ता है। सेव करें, अब इसको रिफ्रेश करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें हमारी वेबसाइट जो है ना रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप से बनाई हुई है। आप लोग जितना मर्जी करें, इसको ड्रॉप डाउन करें तो ये आप लोगों का ड्रॉप डाउन आएगा, ऑथेंटिकेशन पे करें तो ये आपका ऑथेंटिकेशन पे आ जाएगा। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिव है बिल्कुल 100%। अच्छा जी, अब हीरो सेक्शन में आते हैं, इसको ख़त्म करें। सोर्स, कंपोनेंट्स, सॉरी पेजेस, पेजेस में होम और हीरो सेक्शन। फंक्शन जब भी बनाया जाता है तो आप लोग इसको रिटर्न से पहले बनाएंगे, ठीक हो गया जी। रिटर्न से पहले बनाया जाता है। आप लोगों ने HTML जितनी भी लिखनी है वो इसके अंदर आएगी, रिटर्न के अंदर। फंक्शन बनाते हैं, लेट्स सपोज कॉन्स्ट से माय नेम इक्वल टू फंक्शन रिटर्न करो जी, क्या करो, माय नेम इज प्लस पैरम। ये पैरम आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ठीक हो गया जी। अब हमने इसको जहाँ पे भी कॉल करना है, लेट्स सपोज हम अपने HTML के अंदर ही इसको कॉल कर सकते हैं हम डायरेक्ट। तो किसी भी फंक्शन को बनाने का या फंक्शन को कॉल करना, वेरिएबल कॉल करना या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह यूज़ करना, आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल P एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस। अगर आप लोग JSX, ये हम लिख रहे हैं JSX, ठीक हो गया जी। JSX में अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं साथ, तो फिर आप लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे और आप लोग यहाँ पे कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इफ़ कंडीशन नहीं लगेगी, इफ़ एल्स कंडीशन नहीं लगेगी। तो उसके लिए हम एक और ऑपरेटर यूज़ करते हैं, कौन सा जी, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, ठीक हो गया जी। इफ़ एल्स की जगह हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो आप लोग टर्नरी ऑपरेटर इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम क्या बनाया, से माई नेम। तो यहाँ पर से माई नेम कॉल किया और यहाँ पर नाम भेज दें, लेट्स सपोज हम कहते हैं रिजवान। से माई नेम फंक्शन कॉल होगा और उसमें फर्स्ट पैरामीटर में वैल्यू क्या जाएगी, रिजवान। पैरम में हमने जो कुछ भेजा पैरम में मिलेगा, उसको नीचे हम लेकर आगे और यहाँ पर जो भी हम कुछ भेज रहे होंगे यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा, माई नेम इज़ रिजवान। सेव करें तो यहाँ पर आएँ तो ये देखें माई नेम इज़ रिजवान। पी को क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर FW बोल्ड कर दें,
तो ये देखें, माई नेम इज़ रिजवान। ठीक है जी, हमने क्या किया, सिंपल फंक्शन को कॉल किया और उसमें एक पैरामीटर भेज दिया। बेसिकली ये आपको बस दिखाना था कि सिंपल फंक्शन इस तरह काम करता है। यही एरो फंक्शन में आ जाए, कॉन्स्ट से माई नेम 1 इक्वल टू पैरेंथेसिस इक्वल साइन ग्रेटर देन साइन कर्ली ब्रेसेस रिटर्न। यहाँ पर आपको पैरम मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग सेम माई नेम की जगह सेम माई नेम 1 करेंगे तो तब भी ये सेम चीज़ यही रहेगी। अब क्या करें, रिजवान की जगह हम यहाँ पर कह देते हैं तलहा। सेव किया, माई नेम इज़ तलहा। अब इसी एरो फंक्शन को आप लोग मज़ीद शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको नीचे लेकर आएँ, कॉन्स्ट माई नेम 2 कर दिया हमने और यहाँ पर भी माई नेम 2 कर दिया। एक तो आप लोग सिंगल लाइन में अगर लेकर आना चाहें, इस तरह कर दिया। अब ये सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट हो तो आप लोग रिटर्न कीवर्ड भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर रिटर्न कीवर्ड ख़त्म करते हैं तो फिर आप लोग ये कर्ली ब्रेसेस भी लाजमी ख़त्म करेंगे। अगर कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं और रिटर्न कीवर्ड नहीं लगा रहे हैं तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। तो कर्ली ब्रेसेस लाजमी है कि वो ख़त्म करें। अच्छा जी, एक चीज़ ये हो गई। अब अगर एक ही पैरामीटर आ रहा है, एक ही अगर पैरामीटर है तो आप लोग ये पैरेंथेसिस भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का क्या बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 49 सिलेक्टेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक 76 करैक्टर, और ये जो है आप लोगों का यहाँ से लेकर यहाँ तक 81 में प्लस कर दें ये चीज़, तो ये आपका 82 बन जाएगा। ठीक है, नंबर तो हम वैसे इजाफी दे रहे हैं ना, तो ये आप लोग का 82 करैक्टर्स मीन्स के 6 करैक्टर का फ़र्क पड़ा उसमें। और अगर सिंगल ही है तो ये आपका 86 माइनस 49 करें, 37 करैक्टर्स का फ़र्क है। तो जावास्क्रिप्ट में तो एक एक करैक्टर का हिसाब देना पड़ता है। ठीक हो गया जी, तो आप लोग इसको इस तरह लेकर आ सकते हैं जी। क्लियर है ये? जी ओके जी। एरो फंक्शन वेरिएबल्स, ये वही चीज़ लेट के साथ बना सकते हैं वेरिएबल, कॉन्स के साथ बना सकते हैं और वार कीवर्ड के साथ भी बना सकते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, इसको दोबारा से अगर देखना है तो उसमें ही देख लीजिएगा। एरे मेथड्स, एरे के वही मेथड्स मैप और जी क्या चीज़, आवाज़ आई थी, किसने बोला है? जी फैसल भाई, जी शान भाई आप बताएं किसने बोला? सो रहे हैं आप? अच्छा, आप नहीं बोला था? अच्छा, तो ऐसे बोले ना। ओके जी। अब यहाँ पर हीरो की जगह यहाँ पर हम लिखते हैं fruits.js। हमने एक फाइल बनाई fruits.js RFC फ्रूट्स, और यहाँ से आप लोग हीरो को ही कॉपी करें और यहाँ पर आके आप लोग इसको पेस्ट कर दें। अच्छा जी, अब इस फाइल को जब भी हम कॉल करेंगे हमें एक एरर मिल जाएगा जी। किसका मिलेगा? ब्रैकेट्स में क्या लिखा है? फ्रूट्स। हमारे पास फ्रूट्स आ गए। ठीक हो गया जी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो सेक्शन आपको ऊपर चाहिए वो आप ऊपर रखेंगे, जो उसके नीचे चाहिए आप वो रखेंगे। अगर हम फ्रूट्स को दरमियान में ले आते हैं तो अब सबसे पहले हीरो आएगा, फिर फ्रूट्स और फिर सर्विसेज। अच्छा जी, फ्रूट्स को हमने कॉल तो कर लिया, हमारी ये वेबसाइट में अब शो होगा,
लेकिन हमें एक एरर आएगा। एरर किस चीज़ का आएगा? रिएक्ट ऐप में से माई नेम टू इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने वहाँ से सिर्फ और सिर्फ JSX को इंपोर्ट किया है। यहाँ पर हम से माई नेम टू कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको अभी तक बनाया नहीं है इसमें। अगर यह भी चाहिए था तो फिर हम इसको यहाँ से ये भी कॉपी करते हैं। अब ये काम करेगा, ठीक हो गया जी। दिस इज़ आवर हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन नहीं है हमारा फ्रूट सेक्शन। अच्छा, अब देखें ये दरमियान में आ रहा है, हमें चाहिए लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, इसको लास्ट पे लेकर आएंगे। सेव करेंगे तो ये लास्ट पे आ जाएगा जी। क्लियर है इतना? ओके, यहाँ पर अब कुछ बनाते हैं फ्रूट्स। index.js से ख़त्म कर दें और इसे भी ख़त्म कर दें। कॉन्स्ट फ्रूट्स इक्वल टू क्या बन गया? ये एरे बन गया। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नेम, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज और बनाना और स्ट्रॉबेरी। अच्छा जी, ये हमने बना लिया। कंसोल करके देखते हैं, console.log फ्रूट्स। तो ये आपको यहाँ पर ये देखें फ्रूट्स नज़र आ गया। ठीक हो गया जी, ख़त्म किया इसको। सेव करें तो ये देखें console.log में सारी चीज़ें वैसे ही हैं। क्या रीज़न है कि वो सिर्फ उस सेक्शन को रीरेंडर करता है, ये चेंज करता है जिसमें हमने चेंजेस किए हैं। ये आपके पेज को रिफ़्रेश कभी भी नहीं करेगा। ये रिफ़्रेश तब करेगा जब हमने CSS में कुछ चेंजेस करनी है, SCSS में, तो फिर ये रिफ़्रेश करता है कुछ, वो भी समटाइम्स। ओके जी, फ्रूट्स, हमें ये फ्रूट्स चाहिए यहाँ पर लिस्ट आइटम में। UL इसको भी सेंटर में ले आए तो डॉट टेक्स्ट सेंटर, और इस तरह ये आपके सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि हमने उसके पेरेंट एलिमेंट को टेक्स्ट सेंटर कर दिया, तो उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेंटर में आएंगे। UL के अंदर क्या आता है? LI लिस्ट आइटम। हम यहाँ पर लिखते हैं एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, स्ट्रॉबेरी। ओके जी, स्ट्रॉबेरी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कोई 100 फ्रूट्स होते हैं, तो आप लोग 100 टाइम्स इस तरह लिखते हैं, ऐसे ही है जिस तरह हम सिंपल HTML वगैरह में करते थे, यही हम करते थे ना। तो इसमें ये चीज़ नहीं की जाती है, रिएक्ट में ये चीज़ें नहीं की जाती हैं, और रिएक्ट में हम कम से कम कोड लिखते हैं। कम कोड में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम ले लेते हैं। जी जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेंटर में आ गया, ठीक हो गया जी। आप इसको डिव, आप इसको कह दें फ्रूट्स, ठीक हो गया। हमने क्लास दे दी इसको फ्रूट्स, और इंडेक्स यहाँ पर आप इसको कह दें डिव, और ID दे दें इसको होम, कि ये सारे होम के हैं एलिमेंट्स, ऐसे ही है। तो अब SCSS में आएँ और यहाँ पर हम एक और फाइल बनाएंगे home.scss हैशटैग होम के अंदर फ्रूट्स के अंदर जो UL के अंदर LI है उसको लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दो। सेव करें तो अभी अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने app.scss में आके अभी तक इसको इंपोर्ट नहीं किया। तो अब आप लोग यहाँ पर इसको होम कह दें, सेव करें तो अब ये वर्क करेगा।
जी ठीक हो गया जी। दिस इज़ आवर फ्रूट सेक्शन। तो आपके पास ये फ्रूट्स आ गए। ओके जी, अब यही चीज़ है, हमने ऊपर एक एरे बनाई हुई है फ्रूट्स है। इस फ्रूट्स का हमें डाटा चाहिए यहाँ पर। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने अब जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे सबसे पहले? स्क्रिप्ट नहीं, ये जावास्क्रिप्ट ही है, कर्ली ब्रेसेस। ठीक हो गया जी, कर्ली ब्रेसेस हमने यूज़ की, एंटर कर दिया। अब इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। वैसे आप जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हैं, आप रिटर्न से पहले जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अगर JSX में आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो फिर कर्ली ब्रेसेस हम यूज़ करेंगे। तो फ्रूट्स आगे हमारे पास आगे डॉट मैप। अब ये एक एरे का मेथड जो हमने मैप पढ़ा हुआ है, मैप करें। मैप एक फंक्शन है, उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन। अब ये हमने कौन सा फंक्शन बनाया? ये हमने एरो बना दिया। ठीक हो गया जी। तो इस तरह हम एरो फंक्शन यूज़ करते हैं। एंटर किया। अब हम नेक्स्ट लाइन में आ गए हैं। रिटर्न के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिटर्न करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर रिटर्न लिखेंगे। मैप में एरे मेथड्स हमने पढ़े थे, मैप, ये आप लोग उस टाइम कर लेते, आप लोगों को आ जाता। तो आप लोग सारे शहजादे किया, किसी ने भी नहीं। कॉल बैक फंक्शन जी फर्स्ट पैरामीटर में आपको क्या मिलेगा? एलिमेंट मिलेगा। सीरीज वन में क्या मिलेगा? एलिमेंट मिलेगा। आपको फ्रूट्स का हर एक एलिमेंट मिलेगा। कोमा से पहले यहाँ पे जो कुछ था, एरे होता आपको एरे मिलता, ऑब्जेक्ट होता अगर ऑब्जेक्ट मिलता, स्ट्रिंग है हमें स्ट्रिंग मिलेगा, नंबर होता हमें नंबर मिल जाता, फंक्शन होता तो फंक्शन ही मिल जाता हमें। ठीक हो गया। अनडिफाइंड होता तो अनडिफाइंड मिलता, नल होता तो नल मिल जाता। तो यहाँ पर क्या है? स्ट्रिंग है तो हमें स्ट्रिंग ही मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए अब ये फ्रूट्स है। ठीक हो गया। फ्रूट्स के अंदर जाहिर सी बात हमने फ्रूट ही रखे होंगे। हमने एक एरे जो बनाई है फ्रूट्स की, उसके अंदर फ्रूट ही रखे होंगे। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपको फ्रूट मिल जाएंगे। और सेकंड पैरामीटर में आपको इंडेक्स मिलता है। इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स क्या है? इसका 3 और ये 4। ठीक हो गया जी। रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करो? लिस्ट आइटम। इसमें जितने भी फ्रूट्स हैं उतनी बार ही लूप चलेगी, ऐसे ही है। तो जितनी बार लूप चलेगी उतनी बार ही ये 1 बाय 1 करके रिटर्न करेगा। अब इसमें हमें फ्रूट मिल रहे हैं 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पर अब आप लोग लिखें फ्रूट। फ्रूट कर दिया। अब इसको आप ख़त्म कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई 1000 यूज़र्स होते, आप लोग इस तरह 1000 बार लिखते। उस 1000 बार की जगह आप लोगों ने सिर्फ इतना सा लिखा। 1000 हो, 10,000 बार हो या 1 लाख हो, इसने 1 बाय 1 करके हर एक फ्रूट को आपको शो करवा देना है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे। यहाँ पर आप लोग A लिख दें तो ये काम करेगा। सेव करें तो ये देखें आपके पास एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना और स्ट्रॉबेरी आ गए। अब हमने यहाँ पर जाके कुछ नहीं करना। आपको मज़ीद फ्रूट्स चाहिए तो आप लोग यहाँ पर जाके एक और फ्रूट का नेम लिख देंगे। हम लिख देते हैं पीच। सेव करें तो यहाँ पे देखें आपके पास पीच आ गया। लेकिन यहाँ पे देखें एक एरर दे रहा है, वार्निंग है। ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रोप। प्रोप स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी। ओके जी। ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट, ये एक लिस्ट बन रही है हमारे पास। ठीक हो गया। और उसका चाइल्ड क्या है? ये चाइल्ड है। ये कह रहे हैं कि इसमें एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए की। तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी जस्ट लाइक एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट किस तरह लिखते थे? की। तो हम यहाँ पर सिंपल की ऐड कर देंगे, इक्वल साइन। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह लिख देते हैं A, तो हर किसी को A मिलेगा। तो क्या ये यूनिक हुआ? नहीं हुआ ना। तो अब अगर हमने JSX लिखना है, सॉरी जावास्क्रिप्ट अगर लिखनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं? कर्ली ब्रेसेस। तो अब आप लोग यहाँ पर भी कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। कर्ली ब्रेसेस में
ए, लेट सपोज यहाँ पर मैंगो, ये देखा, यही मैं दिखाना चाहता था कि इस तरह ही होता है। सर ये फ्रूट्स ऐसे नहीं लिखा मतलब फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं, ये फ्रूट्स में ना हम इस पे लूप चला रहे हैं, ये लूप चलेगी तो 1 बाय 1 करके आपको फ्रूट मिलेगा। ये फ्रूट्स जितने भी इसके अंदर फ्रूट हैं उसको अगर जमा किया तो फ्रूट्स बनता है, प्लूरल है ना। प्लूरल में हम मैप करते हैं, एरे एक प्लूरल के लिए होता है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट मिलेगा आपको, मीन्स के फ्रूट्स है तो जाहिर सी बात फ्रूट मिलेगा। अगर यहाँ पे यूज़र्स होते तो फिर आप लोगों को क्या उसके अंदर मिलता, यूज़र मिलता। वेजिटेबल्स होता तो आपको अंदर उसके वेजिटेबल मिलता। यहाँ पे कार्स होती तो उसके बाद 1 बाय 1 करके आपको कार मिलता। तो इसलिए फ्रूट्स है उसके अंदर आपको फ्रूट मिलेगा। स्पेलिंग अगर आगे पीछे हो जाए इसके नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपको यहाँ से मिल रही है। ठीक हो गया जी? ये लूप के अंदर लिखा है। मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा स्पेलिंग आप कह रहे हैं ना, ये बाहर वाले के लिए बची, मैंने फिर अंदर वाले की इसके अंदर फिर ये यहाँ पे तो मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे आप उसामा ले लें, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर भी आप उसामा ही लिखेंगे क्योंकि यही चीज़ आपने अंदर दिखानी है ना। स्ट्रॉबेरी के स्पेलिंग गलत हो गए तो गलती आ जाएंगे। वो नीचे गलत है कि यहाँ पर आप इसको ठीक इस तरह लिखते हैं। ठीक हो गया जी, हम स्ट्रॉप कह देते हैं। अच्छा, वो पहले से गलत है, स्ट्रॉ स्ट्रॉ कर दें, चलें जी, ये हम कर देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर फ्रूट 1 बाय 1 करके आएगा। यहाँ पर हम इसको फ्रूट कर सकते हैं, की जो हो वो फ्रूट, ये आपको नज़र नहीं आएगा, इसलिए आपको नज़र नहीं आना है। एप्पल, मैंगो, इस यहाँ पर हमने यहाँ पे लिख दिया था मैंगो। आप इसको ख़त्म करें, इस टाइम कोई भी फ्रूट रिपीट नहीं हो रहा है, तो 1 बाय 1 करके इसमें अगर फ्रूट है, सेव किया हमने, इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें वो एरर ख़त्म हो गया, क्योंकि 1 बाय 1 करके उसकी की भी फ्रूट ही बन रही है, तो वो एक यूनिक चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर मैंगो ऐड कर देता हूँ दोबारा से, तो इसकी यूनिकनेस ख़त्म हो गई। अब 2 चाइल्ड्स को सेम की मिल जाएगी, तो मीन्स के वो सेम हो गए। सेव किया तो ये देखें, 2 चिल्ड्रन विद द सेम की मैंगो। तो यहाँ पर इंडेक्स जो है वो हमेशा यूनिक होगा, इंडेक्स कभी भी सेम नहीं हो सकता है। इसका 0 है तो 0 सिर्फ इसका ही होगा। तो अब आप लोग यहाँ पर आई लिख सकते हैं, तो अब ये हमेशा यूनिक आएगा। सेव किया तो ये देखें, इसने आपको कभी भी एरर नहीं देना। सर की की जगह कौन सा एट्रीब्यूट और यूज कर सकते हैं? कोई भी नहीं, की के लिए आपने की ही रखना है। उसके बाद आप लोग इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, क्लास नेम कर दें और यहाँ पे टेक्स्ट रेड कर दें। सेव करें तो ये टेक्स्ट रेड हो जाएंगे सारे के सारे। अच्छा, टेक्स्ट रेड है ही नहीं कुछ भी, टेक्स्ट डेंजर है, डेंजर करेंगे तो डेंजर हो गया, और वार्निंग करेंगे तो ऑरेंज कलर, और सक्सेस करेंगे तो ग्रीन कलर का हो जाएगा ये। ये जो की में आपने आई लिखा है, इसके अलावा भी कुछ आ सकता है इसमें, या इंडेक्स वाली आनी वाली? यूनिक चीज़ चाहिए हमें, मतलब दोनों में सेम चाहिए, कोई भी मतलब इंडेक्स में आपने आई लिखा है, नीचे की में भी आई लिखी है जी, ये दोनों सेम ही होनी चाहिए। जाहिर सी बात है। Different भी हो सकती है। ऊपर से चीज़ जब आप जो जिस चीज़ लिख रहे हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पर शाहजेब लिख देते हैं, सेकंड पैरामीटर में आना तो आपके पास डाटा है Yes, sir. 0 1 2 3 करके, लेकिन आप उसको कॉल या गेट किस तरह करना चाह रहे हैं, इस वर्ड से करना चाह रहे हैं, तो नीचे भी जाके अब आप शाहजेब लिखेंगे। ठीक हो गया। लेकिन फर्स्ट में पैरामीटर में आपको हमेशा वही एलिमेंट मिलेगा, सेकंड पैरामीटर में आपको हमेशा इंडेक्स मिलेगा, और थर्ड पैरामीटर में आपको सेम एज इट इज़ यही एरे मिल जाती है हर बार। मीन्स कि आपको हर बार ये फ्रूट्स ही मिल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग कब क्या चीज़ यूज़ करना चाह रहे हो और क्या आपका पर्पज़ है। आई लिखा है, आप सिंपल इसको इंडेक्स भी कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। इंडेक्स है तो ये इंडेक्स मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, अब इंडेक्स है, यहाँ पर फ्रूट इसके साथ ही आई करते हैं,
1 2 3 आ रहे हैं। 1 2 3 नहीं, 0 से आएगा। 0 1 2 3 ओके जी। आई नहीं डिफाइंड है, यहाँ पे इंडेक्स है तो आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे इंडेक्स प्लस 1 करते हैं, तो अभी आपके पास 1 से लेकर 7 तक रहेगा जी। क्लियर है? कोई सवाल हो किसी का? जी आज लग रहा है एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। जी यहाँ तक क्लियर है, मैप तक। उसके बाद हमारे पास डी स्ट्रक्चरिंग करना। डी स्ट्रक्चर किस तरह किया जाता है? ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जी। लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट यूज़र। यूज़र में उसका फर्स्ट नेम इक्वल टू रिजवान और सेकंड नेम अहमद, लास्ट नेम सिटी फैसलाबाद और कंट्री कह लें पाकिस्तान और एज कह लें 20। ठीक होगा जी। हमारे पास ये कुछ डाटा है जी। मीरम साहब नज़र आ रहा है आपको क्लियर या जूम करूं? आ रहा है ओके जी। यूज़र, अब इस यूज़र में से अगर हमने इस यूज़र को मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? पी में यूज़र नेम इज़ कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर यूज़र डॉट फर्स्ट नेम प्लस यूज़र डॉट लास्ट नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पर आपको इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा और ये कॉन्कैटिनेट नहीं ना हम कर रहे हैं, स्पेस छोड़ देगा तो स्पेस सिंपल हमने ऐड कर दिया ना। ये देखें यहाँ पर हम कौन से कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। कॉन्कैटिनेट अगर किया जाता वो फिर आप यहाँ पर इस तरह करते, ठीक है, यूज़र डॉट लास्ट नेम इस तरह फिर हम करते हैं, ये कॉन्कैटिनेशन होती। ओके जी। टेक्स्ट सेंटर सेव करें, ऐप में आए तो यहाँ पे देखें यूज़र नेम इज़ रिजवान अहमद आ रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर जब भी हमने इस यूज़र का डाटा यूज़ करना है, यहाँ पर लिखना है, तो हमें हर बार यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, यूज़र डॉट लास्ट नेम, यूज़र डॉट सिटी, यूज़र डॉट कंट्री और यूज़र डॉट एज, मीन्स कि ये तो हम सिर्फ यहाँ पे एक बार लिख रहे हैं, हमें नीचे काफ़ी जगह चाहिए तो हम बार बार यूज़र डॉट लिख रहे होंगे। डी स्ट्रक्चर किस तरह किया जाता है? कॉन्स्ट, पहले हमने एक ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया, अब अगर इसमें से हमने प्रॉपर्टी को निकालना है तो हम कैसे कर सकते हैं? कॉन्स्ट कर्ली ब्रेसेस इक्वल टू यूज़र। ठीक हो गया जी। इस यूज़र में से हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आप अब फर्स्ट नेम निकाल लें, लास्ट नेम निकाल लें। तो अब हमें यहाँ पर यूज़र डॉट फर्स्ट नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फर्स्ट नेम और यहाँ पर लास्ट नेम, तो ये काम करेगा। तो ये डी स्ट्रक्चर करना कहलाता है। तो इससे कोड शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट हो जाता है, आपको बार बार यूज़र डॉट इस तरह लिखना नहीं पड़ेगा, जो चीज़ चाहिए होगी पहले ऊपर लिखना, हम ऊपर लिख लेंगे। लेट्स सपोज आपने एज को भी यूज़ करना है तो आप एज और आगे जाके यूज़र नेम इज़ एंड एज इज़ एज, तो ये आपके पास इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप इसमें से ये नहीं लेते तो ये आपको एरर दे देता कि एज तो डिफाइन ही नहीं है। ठीक हो गया।
तो अब आपको एज चाहिए तो आप यहाँ पर यूज़र डॉट एज लिखेंगे तो तब ये काम करेगा, क्योंकि यूज़र तो हमारे पास है। जी ठीक है, यूज़र ऐसा डॉट इशू एज करेंगे कि ऊपर हमने लिखा हुआ है नीचे ना यूज़ करें तब। मतलब ऊपर हमने लिखा हुआ है एज, वो फिर आपको कंसोल डॉट लॉग में आएगा नज़र कि आपने इसको डिक्लेयर तो किया लेकिन यूज़ नहीं किया। जैसे एज, अब हमने एज इसको डिस्ट्रक्चर तो कर लिया है लेकिन नीचे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़र से ही डायरेक्ट कर रहे हैं। सेव करें तो ये काम तो करेगा लेकिन कंसोल डॉट लॉग में आपको नज़र आएगा। अच्छा ये तो पुराना है, रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर आपको इन्फो वार्निंग नेम्स ऐसे आता तो था, ये आ रहा है। लाइन 834 एज इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। ऐसे कंसोल में भी दिखाता था वो, तो CMD में आता था। ये कंसोल में भी आता था। डिफ़ॉल्ट लेवल सेव चलो जी, खैर जी क्लियर है इतना? ओके जी। अब अगर आप इसको यहाँ से ख़त्म कर दें तो यहाँ से भी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ओके जी, डी स्ट्रक्चर करना हो गया। स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड हमने रिसेंटली ही पढ़ा था अगर याद हो। दो ऑब्जेक्ट्स या दो एरे को आप लोग स्प्रेड कर सकते हैं। नंबर्स 1 नंबर्स 2 कंबाइंड करेंगे तो नंबर्स 1 को भी स्प्रेड कर दें। स्प्रेड करने का सिर्फ और सिर्फ 3 डॉट्स पहले लगते हैं और फिर वेरिएबल का नेम कोमा और इस तरह नंबर्स 2 हो जाएंगे आपके पास। उसी तरह कॉन्स्ट नंबर्स, अब बेसिकली ये डी स्ट्रक्चर कर रहा है। 1 2 रेस्ट में आपके पास सारे आ जाएंगे। ये स्प्रेड फिलहाल इसको छोड़ दें जी। अब इसमें कॉन्स्ट माई व्हीकल, कॉन्स्ट अपडेट माई व्हीकल मीन्स के माई व्हीकल थी उसी का डाटा उन्होंने अपडेट किया है। तो अब ये माई अपडेटेड व्हीकल, तो ये चीज़ हमने आगे पढ़नी भी है। ये हम थोड़ा सा आगे जाएंगे जब हमने अपडेट किसी भी एलिमेंट को करना है तो आप यही चीज़ यूज़ कर रहे होंगे। आपके पास ये पुराना डाटा है, ये पुराना डाटा है, ये आपका न्यू डाटा है जो आपने करना है। ब्रांड फोर्ड, मॉडल मस्टैंग, कलर पहले था रेड और अब कलर जो है वो येलो। टाइप कार, ईयर 2021। तो माई अपडेटेड व्हीकल में क्या आएगा? ब्रांड फोर्ड आ जाएगा, मॉडल मस्टैंग, कलर रेड। इसमें ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद टाइप कार, ईयर 2021 और कलर येलो। अब कलर प्रॉपर्टी 2 बार यूज़ हो रही है एक ऑब्जेक्ट में, तो उसने क्या करना है, जो नेक्स्ट जो वैल्यू आती है उसको ओवरराइड कर देता है उससे। मीन्स के पहले कलर आया रेड और अपडेटेड में क्या आया? येलो। तो अब इस ऑब्जेक्ट में अपडेटेड व्हीकल में कलर जो होगा वो येलो होगा। तो इस तरह डाटा को अपडेट किया जाता है। लेकिन जब हम पोस्ट की वजह से जी कॉन्स्ट की वजह से नहीं, ये अपडेट हो रहा है, इसको डिस्ट्रक्चर करना कहते हैं। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पर 3 डॉट्स हैं। ये ओपन लगता हाँ जी। मैं आपको वैसे करके दिखा देता हूँ। कॉन्स्ट माई व्हीकल, कॉन्स्ट अपडेट माई व्हीकल, माई अपडेटेड व्हीकल, कंसोल डॉट लॉग माई अपडेटेड व्हीकल। सेव करें, अपनी ऐप में आए तो यहाँ पे देखें आपके पास ब्रांड फोर्ड, कलर येलो, मॉडल मस्टैंग, टाइप कार, ईयर 2021 आ रहा है। अगर यहाँ पर हम कलर को स्किप कर दें तो अब जो कलर आएगा वो रेड आएगा। तो यहाँ पे देखेगा कलर अब आपका रेड आ रहा है। ठीक है जी। तो ये इसको स्प्रेडिंग करना कहते हैं, ये स्प्रेड हो रहा है। आप 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, 4 मीन्स के जितने मर्जी आप इस तरह स्प्रेड कर सकते हैं। आपने मज़ीद यहाँ पर कोई वैल्यू ऐड करनी तो आप सिंपल इस तरह ही ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम चाहते हैं ऑनर में हम क्या देते हैं
जी क्या लिखें? अब यहाँ पे भी रिजवान लिखें, खालिद साहब। खालिद साहब लिख दें। चले जी, खालिद साहब सेव किया तो यहाँ पर देखें ऑनर खालिद साहब। तो यहाँ पर अगर हम ऑनर पहले लिख देते हैं अहमद, सेव किया तो नेक्स्ट ऑनर जो भी होगा उसका नाम आ रहा होगा। अगर यहाँ से हम ऑनर चेंज नहीं करते तो ऑनर इसका पुराने वाला ही आता। तो यहाँ पे देखें ऑनर अहमद आ रहे हैं, मीन्स कि ये वैल्यूज़ को ओवर ऐड करता है। अगर सेम प्रॉपर्टी आ जाए, सेम प्रॉपर्टी ना हो तो फिर ओवर ऐड नहीं होगी आपकी वैल्यूज़। ओके जी, उसके बाद ES6 मॉड्यूल्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर याद है? हम कराएंगे नहीं करवाया? नहीं करें। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर let's suppose let grade equal to, या फिर लिख देते हैं let CGPA equal to, जी मुदस्सर भाई हैं ये चले गए मुदस्सर इकबाल, अच्छा 3.5, ओके जी CGPA 3.5। वालेकुम सलाम, सब क्या हाल है? ओके जी, लेट CGPA इक्वल टू 3.5। हम यहाँ पर नीचे जाकर कंडीशन लगाना चाहते हैं, अगर यूज़र की CGPA 3.5 या उससे अबव है तो ये वाली हमें चीज़ शो करवाओ, मीन्स के ब्रिलियंट कह दें। अगर उससे लेस है तो फिर एवरेज कह देते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल P, अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया आप लोग JSX में इफ़ कंडीशन यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इफ़ की जगह आप लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर के लिए सिंपल जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो कर्ली ब्रेसेस CGPA ग्रेटर देन 3 कह लें, ग्रेटर देन 3 है तो क्या करो, अब क्वेश्चन मार्क, ये आपकी कंडीशन बनी है इफ़ की कंडीशन। इफ़ CGPA ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो अब यहाँ पर आप लोग स्ट्रिंग लिख दें, नंबर लिख दें, ये आपकी मर्ज़ी है। HTML में तो स्ट्रिंग और नंबर ही बस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ब्रिलियंट, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लिखना है वो आपका आएगा इफ़ कंडीशन में। अब अगर एल्स की कंडीशन लगानी है तो फिर आप लोग कॉलन और यहाँ पर अब दोबारा से स्ट्रिंग, इसको आप कह दें एवरेज या फिर पास कह दें। सेव किया तो अब हमारे पास CGP जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। जी रिजवान भाई, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर क्वेश्चन मार्क के बाद वाला चलता है, अगर फॉल्स हो तो फिर कॉलन के बाद वाला चलता है। तो यहाँ पर अब आपके पास जो चीज़ चलनी है वो ये देखें आपके पास आ रहा है ब्रिलियंट। इसको भी सिंपल क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर करें तो सेंटर में आ जाएगा। तो ये देखें आपके पास ब्रिलियंट। अब अगर यहाँ पे CGP जो है वो 2.99 कर दें, सेव करें तो यहाँ पर पास्ट आ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं हो रही है। ये बनी जी, क्लियर है ये टर्नरी ऑपरेटर सिंपल। इसमें एक और चीज़ भी है, अगर आप लोगों ने सिर्फ इफ़ कंडीशन यूज़ करनी है, हम इफ़ कंडीशन में तो यूज़ करते थे सिंपल, अगर सिंपल इफ़ कंडीशन यूज़ करनी है तो फिर आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। लेट सपोज मैं कह देता हूँ अगर तो CGP सिर्फ जो 3 से बड़ी है तो तभी ब्रिलियंट दिखाओ, अदरवाइज कुछ भी ना दिखाओ। एक तो तरीका ये, आप यही की चीज़ करें और इसको ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है, एक तरीका ये है। लेकिन यहाँ पर देखें कोड हमारा ज़्यादा है, ठीक हो गया जी। इसको मिटाएंगे तो हमें ये एरर देगा, क्योंकि पीछे हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है, हमें एल्स कंडीशन लाजमी देनी है।
तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एंड ऑपरेटर यूज़ किया, अब देखें अब हमें ये यहाँ पर एरर दे रहा है कि पीछे आपने एंड ऑपरेटर यूज़ किया तो फिर ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। मीन्स कि अब सिर्फ इफ़ कंडीशन, अगर CGPA ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो 3 के तो फिर ब्रिलियंट आ जाए। तो यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पर हम 3 कर देते हैं तो अब ये आपके पास ब्रिलियंट और ब्रिलियंट दोनों आ गए, क्योंकि ऊपर भी आपकी वो वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, वरना तो ब्लैंक हमने छोड़ दिया था ना। जी सर। पास कर दें तो ये ब्रिलियंट, लेकिन अब यहाँ पर आप इसको 2.5 करें तो ये पास जाएगा और नीचे वाला आएगा ही नहीं। जी क्लियर है? यस सर। कोई सवाल हो किसी का? सर अगर हमने ब्रिलियंट दिखाने के लिए